गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमने टॉपिक किया था वो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन किया था, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फिर मांग को निर्धारित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, तो उसमें हमने जो पॉइंट्स पढ़े थे वो थे पी एक्स, पी आर, वाई, टी एंड ई, ये इक्वेशन में, ठीक है। यहाँ हम क्या ले रहे थे, डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी, ठीक है। तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही थी, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, ठीक है। प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी मीन्स हमने डिमांड एक्स की बात की थी, तो प्राइस ऑफ एक्स, जिस कमोडिटी की बात कर रहे हैं उसी का ही प्राइस उसको इफ़ेक्ट करेगा। सेकेंडली हमने कहा था कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एंड थर्ड वाई इज इक्वल टू कंज्यूमर्स इनकम, ठीक है। तो उपभोक्ता की आय प्रभावित करती है। नेक्स्ट है टी मीन्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, उसके बाद है ई फॉर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो ये कल हम पॉइंट्स डिटेल में कर चुके हैं। उसके बाद हम आज ले रहे हैं मार्केट डिमांड फंक्शन। तो मार्केट डिमांड फंक्शन में ये 5 जो हमने लिए थे एलिमेंट्स वो तो सेम है, उसके बाद कुछ हमारे और ऐड हुए हैं, एन जी एस वाई डी, जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। एन मीन्स है यहाँ पॉपुलेशन, और वाई मीन्स है गवर्नमेंट पॉलिसीज, एंड सी मीन्स क्लाइमेट एंड सीजन्स, एंड वाई डी मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो और जो अदर फैक्टर्स हैं, यहाँ एग्रीगेट डिमांड की बात की जा रही है, वहाँ एक ही कमोडिटी की डिमांड की बात की जा रही थी, यहाँ एग्रीगेट डिमांड कमोडिटी की बात की जा रही है। तो इसमें हमारे 4 फैक्टर्स जो हैं वो और ऐड हो गए हैं। तो हम दे रहे हैं फर्स्ट पॉपुलेशन, डिमांड इंक्रीज विद इंक्रीज इन द पॉपुलेशन एंड डिक्रीज विद डिक्रीज इन द पॉपुलेशन, कि डिमांड जो है हमारी पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ हमारी डिमांड बढ़ेगी, और पॉपुलेशन कम होने के साथ हमारी डिमांड कम होगी। दिस इज़ बिकॉज विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन साइज द नंबर ऑफ बायर्स ऑफ द प्रोडक्ट टेंड टू इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये वहाँ की पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर जो नंबर ऑफ बायर्स हैं उस प्रोडक्ट को लेने वाले, अगर उनकी जो संख्या है वो बड़ी है तो हमारी डिमांड जो है बढ़ जाएगी, अगर उनकी संख्या कम हुई है तो हमारी भी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। कॉम्पोजिशन ऑफ population are also affect demand. If composition of population change, female population increase, demand for goods meant for women will be go up. Means इसमें ये बताया गया है कि पॉपुलेशन में अगर सपोज फीमेल्स की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो हमारी किस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेंगी, जिसको वुमेन यूज़ करती हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। और हमारी इकोनॉमी में अगर बच्चों की पॉपुलेशन इंक्रीज़ है तो वो बच्चों की हमारी जो प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इट मीन्स पॉपुलेशन एक फैक्टर है जो हमारी एग्रीगेट डिमांड को इफ़ेक्ट करता है। तो यहाँ पॉपुलेशन के द्वारा, मतलब अगर पॉपुलेशन जिस साइज़ की, जो भी हमारा पॉपुलेशन का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो है डिमांड में चेंज आता है। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी। Demand is also influenced by the government policy. When the government policy want to decrease the demand for a good, it impose tax on it. ये बताया गया है कि अगर हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी जो है, हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी भी हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट डालती है, कि अगर हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग किसी प्रोडक्ट की डिमांड को हमने कम करना है, ठीक है, तो उस पर टैक्सेस लगा दिए जाएंगे। टैक्सेस, हाई टैक्सेस होंगे तो उसको लोग कम परचेज़ करेंगे। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि उसकी डिमांड बढ़े तो हम उस पर जो है, गवर्नमेंट जो है उस पर टैक्सेस को क्या करेगी, कम कर देगी। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारी एग्रीगेट डिमांड को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट और सीज़न। क्लाइमेट और सीज़न मीन्स कि जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ का अगर क्लाइमेट कोल्ड है तो आप वुलन की डिमांड करेंगे, अगर वहाँ का क्लाइमेट हॉट है तो आप समर जो हमारे क्लोथ्स हैं उसकी डिमांड करेंगे। तो ये क्लाइमेट और सीज़न भी जो है हमारे
उसको इफ़ेक्ट करता है डिमांड को, कि हमारी डिमांड क्लाइमेट और सीज़न के अकॉर्डिंग होती है। तो एग्रीगेट डिमांड सभी क्लाइमेट और सीज़न, सभी लोग जो है क्लाइमेट और सीज़न को देखते हुए ही डिमांड करेंगे, तो ये भी उसमें इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मार्केट डिमांड इज़ आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी, कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का सोसाइटी में, उसके अकॉर्डिंग भी इफ़ेक्ट करता है। इफ़ इनकम इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, अगर हमारी इनकम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, देयर विल बी मोर डिमांड, इट मीन्स उसको लेने वाले सभी लोग होंगे, मीन्स सभी के पास इकोनॉमी में इनकम जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, सब लोगों के पास जा रही है, तो सभी लोग डिमांड करेंगे। इफ़ इनकम इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड देयर विल बी लेस डिमांड, तो उससे क्या होगा, हमारे कुछ ही जो लोग हैं वो डिमांड करेंगे। तो इन दिस लेटर केस मोर इनकम विल बी विद द रिच एंड लार्ज सेक्टर ऑफ द सोसाइटी विल बी पुअर एंड बिकॉज ऑफ इट्स लो इनकम मार्केट डिमांड विल ऑल्सो बी लो, कि अगर हमारी जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे सभी लोगों को इक्वली ना होकर कुछ रिच पीपल के हाथ में जाता है, तो जो लोअर क्लास है, जो लोअर लोग हैं, पुअर लोग हैं, वो इसको ख़रीद नहीं पाएंगे, तो वो इसकी डिमांड नहीं करेंगे, सिर्फ जो रिच लोग ही इसकी डिमांड करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी हमारी एग्रीगेट डिमांड को इफ़ेक्ट करता है। तो ये हमारे 4 फैक्टर इसमें और ऐड हो जाते हैं। कल हमने जो 5 किए थे वो, और ये 4 फैक्टर और ऐड हो जाएंगे हमारे किसमें, मार्केट डिमांड फंक्शन में। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ डिमांड, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मींस कि लॉ ऑफ डिमांड आपका एग्ज़ाम में श्योरली आना ही आना है। तो ये क्वेश्चन आपका सबसे इजी भी है और आपने करना भी है। लॉ ऑफ डिमांड जो हमने अब तक पढ़ा है उसमें हमने प्राइस से रिलेट किया था उसको, तो वही हमारा लॉ ऑफ डिमांड है, कि इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें सबसे पहले ये बात लिखनी पड़ती है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अन्य बातें समान रहने पर। तो ये बात कब लागू होती है, लॉ ऑफ डिमांड कब लागू होता है, जब हम ये मानते हैं कि इसमें कुछ जो अन्य बातें हैं वो समान रहेंगी। मींस जो अदर फैक्टर्स हमने लिए थे, प्राइस तो लिया था, और कुछ हमने 4 पॉइंट अदर भी लिए थे, वो हमने ये माना है कि यहाँ पर वो कांस्टेंट रहेंगे। तो अन्य बातें समान रहने पर द डिमांड फॉर अ गुड एक्सटेंड विद अ डिक्रीज इन प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट विद एन इंक्रीज इन प्राइस, कि हमारी डिमांड प्राइस के बढ़ने के साथ कम हो जाती है और प्राइस कम होने के साथ हमारी डिमांड बढ़ जाती है, तो वो हमारा कहलाता है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, इन अदर वर्ड्स देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स प्राइस। तो उसमें जो डिमांड की जा रही है उसके प्राइस में और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स मींस एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर प्राइस हमारा बढ़ेगा तो हमारी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन जो है हमने लर्न करनी है लॉ ऑफ डिमांड की। तो यह है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल एम्प्लाइज दैट income of the consumer, his taste and preferences and price of other related goods remain constant। इसमें क्या बताया गया है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि अदर थिंग्स रिमेन इक्वल, ये हमने बार बार कहा है कि कौन कौन सी हैं वो चीज़ें। उपभोक्ता की इनकम है जो हमने पढ़ा था, टेस्ट है, प्रेफरेंसेस है, ये भी हमने किया था। अभी जो हमने इंडिविजुअली फंक्शन किए थे उसमें किया था डिमांड फंक्शन में। उसके बाद है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो ये सब बातों को हम मान के चल रहे हैं कि ये जो है वो चेंज नहीं होगी, ये क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आपने ज़रूर करनी है। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज विद अ फॉल इन प्राइस एंड डिमिनिशेस व्हेन प्राइस इंक्रीजेस। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम इसी के अकॉर्डिंग करेंगे कि जो हमें बताया गया है, एक कमोडिटी लिया हमने, उस PX लिया है, तो उसकी हमें प्राइस गिवन है और क्वांटिटी गिवन है कि अगर हमारी प्राइस 10 रुपीज़ है तो हम उसकी डिमांड 100 यूनिट्स कर रहे हैं, अगर 9 है तो
150, 8 है तो 200। जैसे जैसे इसका प्राइस कम होता गया हमारी डिमांड क्या होती गई, बढ़ती गई। तो ये है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। तो इसको हमने इस टेबल के द्वारा शो करना है, ठीक है। टेबल के द्वारा और ग्राफिक के द्वारा हमने इसको रिप्रेजेंट किया है कि ये हमारी डिमांड कर्व, डी क्या है, हमारी डिमांड कर्व। पी में आपको ये बताया गया है कि प्राइस जो है हमारा पहले बढ़ा था तो हमारी डिमांड कम थी, ठीक है। यहाँ क्वांटिटी लिया हमने, यहाँ प्राइस लिया है। जैसे ही हमने प्राइस हमारा कम हुआ तो हमारी डिमांड बढ़ गई, जैसे और कम होगा तो हमारी डिमांड फिर बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हमारी ये कर्व आएगी, इसलिए है हमारी डिमांड कर्व, ठीक है। इसमें हमारी अजम्पशन क्या है, अजम्पशंस में वो सभी बातें आएंगी जो हमने फर्स्ट वर्डिंग में लिया था, अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट, अदर थिंग्स रिमेन द सेम, कि अन्य बातें जो हैं वो समान रहेंगी। उसमें क्या क्या लिया था हमने, टेस्ट और प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस में ये लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा जब वो चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। और नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज आएगा, अगर कंज्यूमर के टेस्ट में चेंज आएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी डिमांड होगी, तो वहाँ उस वस्तु का प्राइस इफेक्ट नहीं करेगा। तो हमने इनको कांस्टेंट मानना है। तो इसकी अजम्पशन में आपने ये चीज़ें ज़रूर लिखनी है कि लॉ ऑफ डिमांड के लिए अदर थिंग्स रिमेन द सेम, और यही अजम्पशंस में लेनी है कि कौन कौन सी सेम रहनी चाहिए, कि टेस्ट और प्रेफरेंसेस में कोई चेंज नहीं आएगा, कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज, की उसकी संबंधित वस्तु मीन्स हमने दो वस्तुएं की थी, एक तो किया था हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक किया था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट में क्या था कि एक के स्थान पर हम दूसरी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ना तो वो इस तरह की और ना ही कोई कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स पूरक, कि एक के साथ ही दूसरी चीज़ यूज़ की जाती है। तो इस तरह की वस्तुएं जो होंगी उसमें कोई भी उसके प्राइस में चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट है कंज्यूमर डू नॉट एक्सेप्ट एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन नियर फ्यूचर, जो एक्सपेक्टेशन वाला पॉइंट लिया था हमने लास्ट, कि उसमें भी भविष्य में इन फ्यूचर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ये चार के चार वही पॉइंट्स हैं जो हमने कहाँ लिए थे, इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स में लिए थे, ये रहे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या मान रहे हैं, सिर्फ प्राइस में चेंज होने के साथ साथ हमारी कमोडिटी में चेंज आएगा, बाकी कुछ भी ये वाले जो सारे पॉइंट्स हैं ये हम कांस्टेंट मान रहे हैं। तो ये है हमारी अजम्पशंस लॉ ऑफ डिमांड की। क्लियर। अब इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और लॉ ऑफ डिमांड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने छोड़ना नहीं है। जो भी प्रॉब्लम हो वो आप मेरे से पूछ लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।